हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, इस चैनल पे लगातार जनरल साइंस के वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। उनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। और जनरल साइंस के अंदर हम लगातार आज जो क्लास चल रही थी हमारी लास्ट टॉपिक से आगे की और बात करेंगे रंगों के बारे में। प्रमुख रूप से हम उसमें बात करेंगे। आज क्लास हमारी अगली क्लास होगी और उस क्लास में हम दोस्तों प्रमुख रूप से जो प्राथमिक रंग थे, द्वितीयक रंग थे, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मालूम लगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। तो हम दोस्तों प्रकाश की जो क्लास है, प्रकाश की क्लास नंबर जो है वो 5 है। प्रकाश क्लास नंबर 5। ये दोस्तों इस क्लास में आज हम कुछ नई चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक नोट्स के रूप में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या है। सबसे पहले नोट क्या है, इस नोट को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो रंगीन टेलीविज़न में टेलीविज़न यानी कि आपको पता होगा टेलीविज़न टीवी का जो पूरा फॉर्म है, पूरा रूप है। और अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो टीवी होता है। और ये टेलीविज़न, रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का उपयोग। देखिए दोस्तों, नोट रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात, समझने की बात है कि रंगीन टीवी होती है। जब हम टीवी को देखते हैं तो उसमें 3 रंग प्रमुख रूप से आते हैं, लाल, हरा व नीला। लाल, हरा, नीला, ये दोस्तों प्राथमिक रंग है। और इन रंगों की वजह से हमें टीवी रंगीन दिखाई देती है। रंगीन दिखाने का कारण है लाल, हरा और नीला। नोट हम प्रकाश की क्लास नंबर 5 के अंदर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, लाल, हरा व नीला। इसके बाद हम दोस्तों प्रमुख रूप से एक बात करेंगे कि सफ़ेद रंग कौन कौन से रंगों से मिलकर बनता है, उसके बारे में प्रमुख रूप से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सफ़ेद रंग किन किन रंगों से मिलके बनता है। सफ़ेद रंग लाल प्लस पीकॉक हरा, मोर कलर, पीकॉक हरा, जब ये मिलता है इक्वल टू क्या बनता है, सफ़ेद बनता है। दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लाल प्लस पीकॉक हरा जब मिलता है तो क्या बनता है, सफ़ेद हरा बनता है। और जब पीला प्लस नीला, इनको पूरक रंग बोलेंगे। इससे पहले हमने बात पढ़ी थी कि पूरक रंग किसे कहते हैं, कि जब 2 रंग मिलकर किसी तीसरे रंग यानी कि सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं तो उन्हें पूरक रंग बोलते हैं। पीला प्लस नीला, पीला प्लस नीला इक्वल टू क्या बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। जब इनको मिलाया जाएगा पीला प्लस नीला को तो सफ़ेद रंग बनेगा। हरा प्लस मैजेंडा, हरा प्लस मैजेंटा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो भी रंग बनेगा, वो बनेगा सफ़ेद। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लाल, हरा, नीला। लाल, हरा प्लस नीला, आपने ये देखा लाल, हरा, नीला जो प्राथमिक रंग है, जब इन तीनों रंगों को एक साथ मिलाओगे तो वहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा, वो आएगा सफ़ेद। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बातें हैं कि जब हम रंगों का मिलान करते हैं तो कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है और कौन कौन से रंग सफ़ेद रंग को बनाने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, लाल, हरा व नीला, ये प्राथमिक रंग है दोस्तों, याद रखिएगा। RGB, R यानी रेड, G यानी ग्रीन, B यानी ब्लू, ये रंग है RGB। शॉर्ट फॉर्म दोस्तों याद रखने की है यहाँ पे RGB दोस्तों,
ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने की। प्राथमिक रंगों को RGB यानी लाल, रेड, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, जब ये रंग मिलते हैं आपस में तो सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों इन्हीं रंगों की वजह से हमें टीवी है जो रंगीन दिखाई देती है। टीवी के अंदर अलग अलग कलर के जो है दृश्य दिखाई जाते हैं, वो इन कलरों का यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे इन कलरों के बाद में। एक नया टॉपिक है प्रकाश के ही बारे में, प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों बार बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है कि जब समान आवृत्ति समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक ही दिशा में गमन करती है। दोस्तों जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी एक ही माध्यम में एक दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश की क्या बोलते हैं? प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। बात एक बार फिर समझिएगा कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी भी माध्यम में हो सकती है, एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश के इस घटनाक्रम को प्रकाश की जो व्यतिकरण बोला जाता है। चलिए व्यतिकरण के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार के बारे में। दोस्तों ये प्रमुख रूप से आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो ध्वनि के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ये नाम सेम है दोस्तों, इसके आगे संतोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। देखिए इनकी क्या विशेषता है और इनकी
क्या विशेषता है, दोनों की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये किस प्रकार के जो है इनके प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करें दोनों तरंगों समान कला में, समान जो कला में मिलती हैं। दोनों तरंगें समान कला में मिलती है। दोनों तरंगें समान कला में मिलती है। पहली बात यहाँ ये हो रही है, लेकिन यहाँ दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। दोनों तरंगें विपरीत दिशा में मिलती है। देखिए, दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, संतोषी यही कहता है कि इसमें दोनों तरंगें समान कला में मिलेगी, जबकि विनाशी में दोनों तरंगें विपरीत दिशा में मिलती हैं, समान कला में नहीं मिलती है। दोनों में ये जो बड़ा अंतर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है इसमें तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता अधिकतम होती है। बात फिर सिंपल है, तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है। तीव्रता न्यूनतम होती है। इन दोनों चीज़ों को नोट कीजिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे, ये व्यतिकरण के बारे में पूरा डिस्कशन है। लेकिन हम जब इसके बारे में बात करेंगे कि जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, जब समान आवर्तिक दो प्रकाश तरंगें किसी एक माध्यम किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और प्रकाश की इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला संतोषी, दूसरा विनाशी। संतोषी के अंदर क्या होता है कि दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, जबकि तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी के अंदर ऐसा नहीं होता है, दोनों तरंगें विपरीत दिशा मिलती है और तीव्रता न्यूनतम होती है। ये बात थी यहाँ तक दोस्तों। इनके बारे में, इनका छोटा सा एक उदाहरण है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। व्यतिकरण, प्रकाश का जो व्यतिकरण है, घटना है, ये किस प्रकार से काम करती है, इनके बारे में हम थोड़ा छोटा सा एक उदाहरण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण ये है, जैसे जल की सतह पर फैली हुई, जल की सतह पर फैली हुई, जल की जो सतह है, जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की, केरोसिन तेल की जो परत है, परत का सूर्य जो केरोसिन परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। और दूसरा इसका जो उदाहरण है, हम बात करें, पहला उदाहरण था कि जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश के जो प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। ये एक ऐसा उदाहरण है प्रकाश व्यतिकरण का। चलिए, इसके बाद दूसरा है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ये छोटे छोटे दो उदाहरण थे, दिखाई देना। ठीक है, ये बात थी इस प्रकाश की जो व्यतिकरण है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। नया टॉपिक हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन,
दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या क्या होता है इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तथा धूल तथा अन्य पदार्थों के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तथा धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं इनके द्वारा जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तथा धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इनके द्वारा होता क्या है, प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात सिंपल, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है तथा धूल तथा उसके अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म, यहाँ पे अत्यंत है दोस्तों, अत्यंत जो है सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात दोस्तों, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तथा उस अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और इसकी बहुत सारी बातें होगी। इसके बाद में हम प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण कि ये उदाहरण किस प्रकार के हैं दोस्तों, समझिएगा जरूर। देखिए, प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। और ये जब सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है, बहुत सारी जो वायुमंडल में पड़ते हैं उनमें बहुत सारी धूल के कण हैं और प्रकाश जब फैल जाता है और इस कंडीशन में जब आकाश में रंग जो नीला परिवर्तन हो जाता है, तो आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बाद एक और उदाहरण है, सूर्य उगते व डूबते समय। सूर्य उगते व डूबते समय। देखो दोस्तों, सूर्य उगते व डूबते समय क्या होता है कि समय प्रकीर्णन के कारण ही हमें लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण
हमें लाल दिखाई देता है। बात बिल्कुल सिंपल है, सूर्य उगते व डूबते समय प्रकिरण के कारण ही हमें लाल दिखाई देता है। देखिए आकाश का रंग सूर्य के प्रकिरण के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकिरण के कारण ही हमें जो है लाल दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है। देखिए एक और जो है तीसरा उदाहरण हम समझने की कोशिश करें कि समुद्र का पानी हमें प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, साबुन का पानी जो समुद्र का पानी हमें प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन के बहुत अच्छे उदाहरण थे। देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है तथा धूल तथा अन्य कण पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम उदाहरण के बारे में बात करेंगे। आकाश का रंग सूर्य के जो प्रकाश होता है उसके प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। समुद्र का जो पानी है हमें प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। ये जो प्रमुख रूप से प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण थे। और जब एक और बात है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियोज में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रकाश का जो शायद अगला वीडियो हमारा अंतिम क्लास हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था दोस्तों। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। चलिए और इसमें हम एक और बात करते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि चंद्रमा के बारे में क्या बातचीत हो रही है। कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। जिस प्रकार हमें यहाँ ऑक्सीजन वगैरह गैसें मिलती हैं, वहाँ चंद्रमा पर आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। और इस कंडीशन में इस कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, प्रकीर्णन होने के लिए वायुमंडल की जरूरत पड़ेगी। इस कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इस कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। और इस कारण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और ये जब प्रकीर्णन नहीं होता है तो जिससे हमें आकाश काला दिखाई देता है। जिससे हमें आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ आपको नीला जरूर दिखाई देगा, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर आसमान हमें काला भी दिखाई देता है। इस कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे हमें आकाश काला दिखाई देता है। ये बात थी दोस्तों आज की वीडियो की अंतिम बात। अगली जो बात है हम अगले वीडियो में करेंगे, जो मानव नेत्र को लेकर होगी और जो हमारा लास्ट वीडियो होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।